नमस्कार। न्यूज़ अफेयर 24 के विशेष कार्यक्रम पर्यावरण की पाठशाला मैं भी वन रक्षक में मैं रजनी कौर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक करंट टॉपिक पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मुहिम लेकर चले हैं, जहां मेवाड़ की धरा से कई लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। उसी की कड़ी में आज हम जिनसे मिलने आए हैं उनके व्यक्तित्व का परिचय देना मेरे लिए शब्दों में शायद कम हो सकता है। अरावली की सांसों के बारे में बात हो या फिर शहरीकरण के नाम पर पर्यावरण का जो दोहन हो रहा हो, उसके विरोध के लिए अगर खड़े होना हो तो आपका नाम अग्रणी आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनुमान सिंह बोहेड़ा जी। आप राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं सदस्य हैं, पूर्व जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से हैं। आप अभी बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आप बीएन विद्या प्रचारिणी सभा के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इसके साथ ही बीएन स्कूल के चेयरमैन हैं। तो आइए जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उनके क्या विचार हैं और उनके पास इसके लिए क्या और भी प्रयास हैं। नमस्कार हनुमान जी। नमस्कार। न्यूज़ 24 अफेयर्स के सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। आदेश फरमाइए। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अरावली की इस लड़ाई में आप कैसे और कब जुड़े? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। मगर अरावली की संरक्षण के लिए, लड़ाई के लिए जुड़ने का कोई समय मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो आत्मा से होता है। जब मैं छोटा सा था, जब से मैं अरावली पर्वत श्रृंखला में काफ़ी मेरा मोमेंट रहा, खूब घूमा, अपने पिता के साथ घूमा, अपने दादा के साथ घूमा। आज मैं स्वयं 35 साल से खुद, मतलब शायद ही मेवाड़ का कोई ऐसा क्षेत्र हो कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, या मैंने अरावली पर्वत श्रृंखला को बहुत करीब से नहीं देखा हो। तो जुड़ा हुआ तो मैं बचपन से हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये देश तो सदियों से अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण या पर्वत श्रृंखला से जुड़ने का कोई समय नहीं होता जब जिस दिन से आप पैदा होते हैं, क्योंकि ये एक धरोहर है, ये एक संस्कृति है और ये एक हमारी देश ही नहीं, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो उससे तो एक आत्मीयता आदमी की होती है, नेचर के प्रति आपका लगाव होता है। जो व्यक्ति अगर नेचर के ही करीब नहीं है, या जो व्यक्ति अपने आप को नेचर से संबंधित नहीं पाता है, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा जा सकता है। जी, आप मुझे बताइए कि पर्यावरण संरक्षण हमारी मानवीय जीवन के लिए इतना अति आवश्यक क्यों है और हमें ये बात इतनी आसानी से समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, पिछले कई वर्षों से उदयपुर के, मैं एरियो के नाम लूँगा तो आप उदयपुर के आसपास की पहाड़ और पहाड़ियों का महत्व समझना पड़ेगा। पहाड़ियाँ वो जगह होती है जहाँ पे वन जीव भी विचरण करते हैं। जैसे हमारी किसी ज़माने में हिरण मगरियाँ थी, जो आज हिरण मगरी है। जी जी जी। शिकारवाड़ी जो बहुत करीब आपके उदयपुर के छावनी, जो हमारी सैनिक छावनी है, उसके बाहर का पूरा एरिया, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ का जो दोहन हुआ है, जो पहाड़ियाँ यहाँ पे कटी है, वहाँ का अभी तो उदयपुर के आप शायद ही कोई एरिया हो जहाँ पहाड़ियाँ कटी नहीं, मतलब कटी क्या, ख़त्म ही हो गई। वहाँ अगर आप 4 दिन पहले जाते हैं तो पहाड़ियाँ होती है और 5वें दिन वहाँ समतल पाया जाता है। आज के अखबार में ज़बरदस्त तरीके से अगर एक ज़मीन पे देखिए, एक माइनिंग होती है, आदमी माइंस चलाता है, तो वहाँ पे 1 या 2 पोकलैंड होती है, एक आधी जेसीबी चलती है। आज अखबार में देख के मन व्यथित हो गया कि 8-8, 7-7 पोकलैंड एक लैंड पे चल रही थी, 10-10 डंपर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से उस पहाड़ को बिल्कुल हटा देना। तो जब हम इस विचारधारा में आ गए कि हमें तो पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले जो एक इस देश में इतना बड़ा हादसा उत्तराखंड में हुआ था, उसका कारण ही वहाँ की जड़ों को हिला देना। मेवाड़, अरावली पर्वत श्रृंखला, इस मेवाड़ को जो अरावली पर्वत श्रृंखला ने दिया, वो तो मेरे हिसाब से विश्व में कहाँ देखने को नहीं मिलता है। हमारी संस्कृति को बचाने में अरावली का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा। महाराणा प्रताप जो आज एक नाम
विश्व में स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे आया, जिन्होंने इस देश के लोगों के प्रति अपना जीवन पूरा जंगलों में निकाला, वो अरावली पर्वत श्रृंखला में निकाला। अरावली ने उनको सेफ्टी दी। अरावली ने इस मेवाड़ की जनता को भोजन की व्यवस्था दी, जी, जो आज तक प्रवृत्त चालू है। सुरक्षा भी हमें दी है। ने सुरक्षा दी, वही बताया मैंने, महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन काल उसी में निकाला और वो हर युद्ध इस अरावली की मेहरबानी से जीते। मतलब वो अपने, महाराणा प्रताप अपने आप में एक संघर्षित लाम है, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ, मगर उनको इस क्षेत्र ने, इस जो जोग्राफिकल व्यवस्था थी वो तो अरावली की थी, उसकी वजह से। अरावली के अंदर जो आपके खनिज तो आप पाए जा रहे हैं, आपने देखा खनिजों का दोहन जिस ढंग से हो रहा है, मगर उसके साथ साथ जो जड़ी बूटियाँ आपको उपलब्ध है यहाँ पे, हिमालयाज या आपको अरावलीज या विंध्याचल में जो उपलब्ध है, वो तो कहाँ देश दुनिया में उपलब्ध है। तो जो हमारा पर्यावरण की, मैं बार बार एक बात आपसे कह रहा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप जितने भी आपके ग्रंथ उठा के देखिए, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को यह कहा जाता था अब राजा जंगल में चले गए और उन्होंने वहाँ जाके तपस्या करी। तो यही एक माँ के तौर पे जंगल होता था, जो इन ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, ये तपस्या करने वालों को पालता था। कारण है वहाँ पे जो आपको पदार्थ मिलता था, खाने का पदार्थ, वो भी किसी, आज तो हम सब आर्टिफिशियल चीज़ें हमने जो बनाई है वो खा रहे हैं, पर किसी ज़माने में तो हमको ये अरावली पर्वत श्रृंखला या वन जो हमको देता था, वही चीज़ खा के, और जैसा हम मानते हैं हज़ारों वर्षों से हमारी ये संस्कृति चल रही है, तो उसका जीविका का साधन तो यही जंगल ही हुआ करता। उसी तरीके से जैसे आपने कहा, तो अरावली बारिश के पानी को भी सोखती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि अरावली में काफ़ी सारे खनिज पदार्थ हैं, उन सारे खनिजों का मतलब को संग्रहित करके वो जल जब हमारी नदियों में बहता है तो वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। लेकिन हम जिस तरीके से खनिजों का दोहन कर रहे हैं, अब सिर्फ यही नुकसान नहीं कर रहे हैं, हमने एक तरीके से अरावली को चीर दिया है ऐसा। तो आप उदयपुर में ये जो होटल्स की और ये कारोबारियों की जो एक होड़ लगी हुई है पर्यटन को अपने क्षेत्र में बुलाने के लिए, तो हमारे यहाँ पर्यटन तो खूबसूरती तो वही है कि प्रकृति, हम उसी को काट के और एक होटल लाइन बिछा रहे हैं, या हमारे उद्योगपति जो कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ, आपने उद्योगपतियों की बात कही है, मैं इसमें सरकारें भी शामिल है, जी, इसमें एक आम आदमी भी शामिल है। जी। मैंने एक बात कही कि जैसे आप धर्म के प्रति अपनी आस्था या अपना लगाव या उसके प्रति आपका एक जुनून होता है, वैसा जुनून जब तक आपको अपनी वन के प्रति नहीं होगा, अपने जंगलों के प्रति नहीं होगा, अपने पहाड़ों के प्रति नहीं होगा, जब तक इसका कोई इलाज नहीं है। और ना इसको कोई सरकार सुधार सकती है, ना इसको, जब तक मैं और आप अपने मन में, एक आम आदमी ये नहीं ठान लेगा कि ये एक प्रकृति की सुंदर गोद में हमको प्रभु ने जन्म दिया है, हमें इसको एक माँ, हम, आप सुनिए कितना परसेप्शन बनाया जाता है। लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारी, जमीन हमारी माँ है, पृथ्वी हमारी माँ है। क्या कर रहे हो आप? उसको बिल्कुल चीर के रख दिया। आप देखिए, आपकी स्टेट हाईवेज बने हैं, आपके नेशनल हाईवेज बने, बहुत अच्छा है, उनका स्वागत है, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहना, नहीं बनने चाहिए, आज की दौर की सबसे सख्त ज़रूरतें हैं वो चीज़ें, मगर उनके साथ एक लॉ होता है, एक कानून के तौर पे। जब आप ठेके, मतलब जो टेंडर्स प्रक्रिया होती है, उसमें जो जितनी प्रक्रिया होती है, क्या आप उसको पूरी करते हैं? क्या जितनी गोगुंदा की तरफ हाईवे बनी है, अभी झाड़ोल की तरफ बनी है, अभी आपके देलवाड़ा की तरफ बनी है, सभी पानी के स्रोतों को रोक दिया गया है। उनकी मिट्टी वहाँ से, यही पहाड़ खोदे गए, इसी में से मिट्टी निकाली गई, इसी में से वो मोहरम टाइप जो गिट्टी टाइप होती है वो इसी में से निकली, इसी में उन रोडों में डली, और जो मलबा था वो सब आपने, जो मेवाड़ के अंदर इतनी नदी नाले थे, वो मैक्सिमम गोगुंदा की तरफ से आते थे, झाड़ोल की तरफ से आपका पूरा पिछोला भरता है। मेवाड़ की व्यवस्था को देखने के लिए आप देखिए, विश्व जल दिवस पे यहाँ पे संगोष्ठी हुई है जी। आपकी आज से 500 साल पुरानी पानी के प्रिजर्व करने की जो हमारी व्यवस्था थी, उसको सीखने के लिए वर्ल्ड आ रहा है जी।
कि साहब आपका एक पानी की बूंद जो झाड़ोल के पहाड़ पे गिरती थी, गोगुंदा के पहाड़ पे गिरती थी, वो बिसलपुर तक जा रही है। जी। जयपुर पानी पी रहा है उसका। और अगर आप कभी मैं ज़्यादा क्या बताऊं, लेकिन अगर आप कभी हेलीकॉप्टर से मूवमेंट करने का, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला 2-4-5 बार हेलीकॉप्टर से ऊपर मेवाड़ को क्रॉस ऊपर से देखने का, तो आपका दिल छलनी हो जाता है जिस ढंग से इसको इस धरा को छलनी करा जा रहा है। जी। आप अभी किसी से भी, आप पूरा एक माफिया है। बिल्कुल। अब आपको एक छोटी सी और इसमें घटना बताता हूँ। हमारे दिलो दिमाग में, जैसे भी आपने बताया, मैं बड़ी साटी क्षेत्र से आता हूँ और वहाँ पे काश्तकार बहुत बढ़िया खेती करते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन क्या हो गया, उनके दिलो दिमाग में ये हो गया कि ये जो पेड़ मेरे इस पे लगा हुआ है खेत पे, ये मेरी करीबन 1 बीघा ज़मीन पे छाया मार रहा है। ये आधी बीघा जमीन, 1 बीघा ज़मीन पे तो नहीं मार पाता, लेकिन वो पूरी अगर लाइन, पूरी पाली जिसे कहते हैं, और उस पर अगर पेड़ लगे हुए हैं तो काफ़ी, तो वो उसको बेच देते हैं, कटवा देते हैं, क्योंकि उनको 1 या 2 बोरी गेहूं का नुकसान हो रहा है। जी। तो जब तक हम ये शिक्षा उनको नहीं शिक्षित नहीं करेंगे कि इन पेड़ों की वजह से बरसात होती है, इन पेड़ों की वजह से जो वन्य जीव हैं वो पलते हैं, और उन वन्य जीवों और हमारा आपस में एक साइंटिफिक व्यवस्था है जिससे पृथ्वी चलती है, जिससे आपका खेत साफ सफाई रहती है। खेतों में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको वो चिड़ियाँ ही खाती है। आपकी खेत, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चैनल है ये पूरा। लेकिन हमने क्या करा, उस पूरे चैनल को ही ख़त्म कर दिया। और फिर अब आप देखिए, किसी ज़माने में 15-16 जून को बरसात हो जाती थी, और जुलाई में तो इस कदर से बरसात होती थी, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था जब हम स्कूल जाते थे तो इतना इतना पानी इस उदयपुर शहर के उसमें से होके गुजरता था। जी। आयरन नदी से नहीं, रोडों पे। जी। क्योंकि और पिछोला तो एक रात में भर जाता था एक टाइम, और आज ये हालात हैं कि उस सिसारमा के अलावा पिछोला में, और सिसारमा भी जैसे मरणों प्रांत स्थिति में आ गई है, धीरे 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 पानी, क्योंकि उसके ऊपर इतने बैरियर्स कर दिए गए हैं, उसके आजू बाजू इतने कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं कि अगर लोगों का बस चले तो वो सिसारमा के बीचों बीच रिजॉर्ट बना दे। तो जब तक ये रिजॉर्ट की प्रथा बंद नहीं होगी, एक और आपसे इसका अर्ज करता हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप उत्तराखंड जाएंगे, आप कश्मीर जाएंगे, आप हिमाचल जाएंगे, आप असम जाएंगे, आजकल ग्रामीण टूरिज्म की बहुत, आप प्रकृति की गोद में रखिए, प्रकृति की व्यवस्था दीजिए। आप वहाँ पे 5 स्टार व्यवस्था मत दीजिए। आजकल हर घर में आपको 5 स्टार व्यवस्था मिलेगी, लेकिन आपको अगर लोगों को, आज लोग पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, वो आज गाँवों में आ रहे हैं। जैसे मेरा बोहिड़ा, आपको बताता हूँ, बड़ी साटी के अंदर एक एरिया जो सीता माता सेंचुरी आती है, वो बड़ी साटी की तरफ उसका दरवाज़ा, दमदमा दरवाज़ा एक आता, और एक दरवाज़ा प्रतापगढ़ की तरफ आता। इतना लंबा वन है वो। वन अंदर से इतना खूबसूरत है जब हम वहाँ जाते हैं लेकिन अब धीरे 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 उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों को और वन विभाग को विशेष तौर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग उस विभाग में हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको कृपया करके, लेकिन वो करते हैं, लेकिन सभी, जिसमें शायद हम भी शामिल होंगे, हम भी कभी कभार गलत फ़ोन कर देते हैं, साहब 10 आदमी आ रहे हैं, इनको आने देना। इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले 50 वर्ष में जो मेवाड़ के हालात होने वाले हैं उसका ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। और मेरे पास इसके स्ट्रेटेजिक्स हैं, अब इतना मैं आपको बताऊंगा तो उसके 2 घंटे लगते हैं हर चीज़ का बताने में, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मगर इसको अभी आपने थोड़ी देर पहले श्याम सुंदर जी पालीवाल की मेरे से बात करी थी। श्याम सुंदर जी पालीवाल को हेड्स ऑफ है, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उन्होंने एक इतनी सुंदर सोच इस समाज को दी और इतना ज़बरदस्त कार्य करा। वो ज़बरदस्त कार्य क्यों है? क्योंकि पिपलांत्री कहाँ आता है? पूरा माइनिंग एरिया के बीचों बीच। आप वहाँ के हालात, अभी जो अब वहाँ जाते हैं आपको पेड़ दिखते हैं दोनों तरफ। ये मैं तो छोटा था जब थोड़ा उस एरिया में काफ़ी केलवा और इधर मेरा जाना होता था, तो बहुत ज़्यादा खनन हुआ है। खनन होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया होना चाहिए और उसी एरिया में उसकी डंपिंग यार्ड होना चाहिए। मगर हमने क्या करा, हमको जहाँ जगह मिली वहाँ हमने उस व्यवस्था को,
आज राजसमंद का जो इतना बड़ा एक पूरा एरिया था जहाँ से पानी आता था, कैचमेंट एरिया था उसका, क्या है, एक नहर के थ्रू उसमें पानी आता है। हमने कैचमेंट एरिया, और उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जब आप उसकी बात करेंगे, आप वहाँ जाके चर्चा करेंगे तो वो आपको किसी दूसरी जगह का उदाहरण देंगे, वो वहाँ की बात ही नहीं करना चाहते। कहते क्या होता है, मैं आपको कुछ उदाहरण और देता हूँ। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा शामिल हैं इसमें जी। अब इसमें दो प्रकार की बात है। एक आपने कहा कि ये शिक्षित हैं साहब, जी। शिक्षित होना और ज्ञानी होना और जानकार होना फर्क है। तीनों में बहुत फर्क है। जानकार तो एक जमीन पे बैठा हुआ, खेत पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको पता है पानी कहाँ से किधर जा रहा है, उसको पता है कब आपकी बरसात आएगी, उसको चिड़िया बोलने से बता देता है कि साहब इस बार ये हो। जी जी। तो इस चीज़ को तो देखिए, समाज में ये अगर हम सोचें कि सरकार इसका कुछ कर लेगी तो कभी नहीं कर सकती जी। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस देश की, 150 करोड़ लोगों को मेरा हिमाचल भी जाना होता है, तो वहाँ भी आप सोचिए कि धीरे धीरे रिजॉर्ट संस्कृति, क्योंकि दिल्ली इतनी कंजस्टेड हो गई है कि दिल्ली के हर व्यक्ति को फ्राइडे के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए हिमाचल बहुत करीब है, उनके लिए वो एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। तो इतना ज़्यादा रश हो गया है कि वो एरिया वो लोड ले ही नहीं सकता है, तो आपको नए नए एरियाज़ डेवलप करने पड़ेंगे। तो नए एरियाज़ डेवलप के लिए ज़रूरी नहीं है कि अब आप अभी देलवाड़ा की रोड पे जाते हैं एकलिन जी, किस कदर से वहाँ पे पहाड़ कट रहे हैं आप देखिए। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अभी उधर ही दिख रहा है। तो इसको अगर कोई ये सोचे कि एक आदमी अलग जगा सकता है, मगर इसको रोक तो समाज ही सकता है जी। ना, तो इसको सरकार रोक सकती है। अधिकारी वर्ग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो इसके महत्व को समझते हैं, लेकिन उससे होना जाना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देश में जब हम एक लॉ लगाते हैं, एक कानून लाते हैं, कड़क कानून, तो उसके साथ उसका तोड़ भी लाते हैं। जी। जैसे भी आज आपने 2-3 दिन पहले, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने चिंता जताई है। 2023 में भी आदेश दिया था, अभी भी 10 से 15 मीटर का ऊपर सैटेलाइट से जांच होके होएगी, लेकिन आप देखिएगा इसमें भी व्यापारी वर्ग इतना होशियार होता है और उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये पहाड़ियाँ हैं। आप जबकि उनको ये हाथ जोड़ के विनती की जा सकती है कि इन पहाड़ियों पे ही आप फार्म हाउसेस काट दीजिए, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन उनको हैवीली मुनाफा चाहिए होता है, या उनके उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, तो वो क्या करते हैं उसको प्लेन। शिकारवाड़ी में इतनी खूबसूरत ज़मीनें थी, मैं आपको बता सकता हूँ। श्री जी हजूर हमारे लेट अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने उसको इतना प्रिजर्व करा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने वन जीव थे, मैंने देखे अभी 10 साल पहले तक। हाँ, मैंने भी देखे थे उस समय। तो इतना मतलब आपको शहर से सटे हुए एक छोटे से एरिया की जानकारी, लेकिन अब वहाँ पर नगरीय क्षेत्र बढ़ चुका है, और वो जब हमने देखा था तब कुछ और था और आज कुछ और है। वन्य जीव जो होता है जिसमें बड़े जानवर जैसे लेपर्ड्स, वो तो पहाड़ों पे रह जाते हैं, बाकी वन्य जीव जैसे हिरण हैं, आपके वाइल्ड बोर्ड्स हैं, आपके चिनकाराज हैं, आपके खरगोश हैं, आपके बहुत सी प्रजातियां हैं वन्यजीवी की, वो मगरियों मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों पे अपना आजीविका चलाती, और वो ही नहीं रही। दूसरा एक और आपसे अर्ज करता हूँ, बार बार एक बात कही गई, शिकार शिकार शिकार। शिकार से जितना, मैं शिकार का सख्त विरोधी हूँ, ना मैं शिकार करता हूँ, ना मैं इस चीज़ को किसी को प्रोत्साहन करता हूँ, पर अशिक्षित होने की वजह से लोगों ने तीतर बटेर तक का तो व्यापार चालू कर दिया, जाल लगा के। इसने जितना वन्य जीवियों को नष्ट करा है, वन्य जीव जहाँ जहाँ नष्ट होते गए हैं वहाँ वहाँ वन भी न खत्म होते गए अपने आप। वो एक लिंक टूटा तो वो पूरी चेन ही टूटी। तो आप इसको अब आप देखिए, आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि कहाँ पे हमें सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क बनाना पड़ रहा है, कहाँ पे हमें जानवरों को प्रिजर्व करने के लिए सेंचुरीज बनानी पड़ रही है। तो ये किसके डर से बनानी पड़ रही है? इंसानों के डर से क्योंकि हम उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर चुके हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर अपन बात करते हैं, आप देखिए पुराने ज़माने में आपको जितने मंदिर
देखे जाते थे वो शायद आपको पहाड़ियों पर मिलते थे, जी क्योंकि कोई आक्रमण होते थे, कुछ पूजाएं पाठ होती थी, कुछ वन्य जीवों से सुरक्षित रहने के लिए आदमी वहाँ बैठ के अपनी वो करते थे। आपकी जितनी गुफाएं हैं, अरावली में बहुत सी गुफाएं, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार आप देखिए गोगुंदा में जाके, जी किस कदर से, तो कौन ये अरावली की पर्वत श्रृंखला नहीं तो बचाए रखा था, जी और आज भी बचाए हुए हैं। आपने मेवाड़ में कितने भूकंप आए, मेरे को तो याद नहीं आता नहीं, अब, हल्के लेकिन फुल्के झटकों में ही निपट जाते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक चीज उदाहरण देता हूँ जी कि साहब ये क्या है, एक कमरे का एक कोने से ही तो सीमेंट गिरा है, जी क्या पूरा कोना पड़ा, अरे भाई शुरुआत वहां से ही होएगी, पूरा काम वो सीमेंट अब धीरे धीरे अगर तुम उसको रोकोगे नहीं या उसको वापस प्रिजर्व नहीं करोगे, ये कमरा एक दिन गिर जाएगा। मैं व्यथित हूँ, और आज हाथ जोड़ के अगर मेरी इस बात को कोई सुन रहे हों, मेरे वो मित्र जिनका मैं नाम लेना यहाँ उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं, मेरे साथ पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन वो आए दिन जब हम कभी किसी डिस्कशन में बैठते हैं तो मैं आपको ही मेरी तरफ से, क्योंकि आप लोग मेरे से ये बात कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ गया 2-5 पहाड़ कट गए, तो हज़ारों पहाड़ हैं, जी और ये सब बहुत समाज के नामी गिरामी लोग ये बात करते हैं। बिल्कुल तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आपके फोर फादर्स ने, आपके पूर्वजों ने आपको एक सुंदर धरा दी, आपके फोर फादर्स आपको एक व्यवस्थित ज़मीन दे के गए, मगर आप थोड़ा विचार कीजिए कि आप आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आप भी किसी के फोर फादर होंगे, जी आप उनके लिए क्या व्यवस्था दे के छोड़ के जाए, जा रहे हैं। जी तो इसको थोड़ा सोचिए करिए। आज तक मैंने मेरी ज़मीन से एक पेड़ नहीं काटा है, एक पेड़ नहीं काटा है। मेरे पास रोज़ ये लोग आते हैं कि साहब ये छाया मार रहा है, जो मेरे काश्तकार लोग हैं, जो मेरे ये पार्टनर्स हैं, मतलब जो ज़मीन बोते हैं, जिनको हम देते हैं, हाड़ी कहते हैं नॉर्मली, वो कई बार कहता है सर अपने को नुकसान हो रहा है, अपन ये पेड़ साफ़ कर देते हैं तो इसका पैसा भी आएगा और ये छाया भी नहीं मारेगा। मैं कहता हूँ उसको शिक्षित कर दिया मैंने कि एक छोटे से पौधे को भी अपने को नहीं हटाना, अपने को खाने जितना गेहूँ चाहिए। लेकिन आज लोगों में कंपटीशन की भावना इतनी ज़्यादा हो गई। अब एक और आपको इसी के थ्रू मेरी एक और संदेश है, खेतों में पंजाब और हरियाणा एक टाइम सबसे ज़्यादा वाले स्टेट थे, और आज की तारीख में सबसे बड़ा कैंसरियस स्ट्रेट वही है, सेल हो चुका है। क्यों हुआ? इतना सारा यूरिया खाद और ये सब जो उसमें हम जा- पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं जी वो बर्बाद कर दिया। कारण है, एक बीघा में अगर हमको 7-8 बोरी गेहूँ मिल रहा है बिना पेस्टिसाइड, हमारा देसी खाद के देसी साथ, खाद से, तो हमें वो 15 बोरी चाहिए, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमें सेल करना, हमें पैसा कमाना। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि 10 साल में ज़मीन खत्म हो जाएगी, जो आज पंजाब में हो साथ में इंसान भी खत्म हो रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा केस अगर कोई है तो वो कैंसर के ही हैं। चुका। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो देश पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं वर्ल्ड में, क्या वो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं? वो यूज़ नहीं करते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी और हम यहाँ सेल कर रहे हैं। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पास जब ये पॉलिसियाँ बनाने का वक्त था, जब हमने बनाई नहीं, और हमने भी एक विकास की दर को लेके हम बैठे रहे, और आज हमारा देश नो डाउट बहुत तरक्की कर रहा होगा। मैं उसको, क्योंकि क्या है, लोग मेरी भावना को गलत ले सकते हैं कि देखिए विकास के प्रति, नहीं, विकास होना चाहिए, बट उसके साथ विनाश नहीं होना चाहिए। विकास के साथ प्रकृति का दोहन ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे इंग्लैंड
के बारे में तो काफ़ी जानकारी है, क्योंकि मेरा उन लोगों से, वो लोग हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, जी या मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता था तो मुझे काफ़ी जानकारी वहाँ से। वो अपने किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को हाथ भी नहीं लगाते, वो सभी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ओके वो अपना ब्रेन बेचते हैं। उनके पास सबसे हाईएस्ट जो पैसा वो कमाते हैं, वो किससे कमाते हैं? एजुकेशन सिस्टम से। वर्ल्ड वाइड के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अगर उनको ये निम्बाड़ा स्टोन है आपका, पूरा उधेड़ दिया गया है, वो मैक्सिमम जो इंग्लैंड के पाथों पे लगा हुआ है वो आपके देश का पत्थर है। हम खुश होते हैं हमारे देश का पत्थर। अरे भाई, आप अपने देश का दोहन कर रहे हैं इस धरा को। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है। मैं राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करूँगा। मुझे मेरे ही सर्कल में किसी ने बहुत बड़ी बात, एक IAS अधिकारी भी हैं और बड़े नेता हैं, उन्होंने बताई थी कि अपने यहाँ पे कुछ क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर रखा है, उसमें माइनिंग का बहुत बढ़िया मटेरियल उपलब्ध है। तो वो सभी नेता मिलके और वहाँ राजीव जी के पास गए, साहब के इसमें फ़लानी जगह ये है, फ़लानी जगह ये है। तो राजीव जी काफ़ी देर तक तो राजीव गांधी साहब सुनते रहे, लेकिन मैं उस महान आत्मा को सल्यूट करूँगा कि उन्होंने इन नेताओं को ये जवाब दिया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, कि क्या अपने जीवन काल में ही आप सब खत्म कर देना चाहते हैं क्या? आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाएं या नहीं जाएं? इसलिए वन क्षेत्र ही लागू रहेगा। तो मैं उन कुछ महान पुण्यात्माओं को, जिन्होंने इस वन क्षेत्र को बचाने में या एक थॉट प्रोसेस इस देश को दिया था, उनको भी नमन करता हूँ। लेकिन मैं साथ साथ सभी मेरे देशवासियों को, समाजवासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी धरा से प्यार करो, अपनी नेचर से, संस्कृति से प्यार करो, ना कि सिर्फ मैं और मैं करें। तो आपको लगता है कि हमारे जो पर्यावरण नीतियाँ हैं, जैसे कि काफ़ी सारे देश में, जैसे आपने अभी इंग्लैंड का नाम लिया, और काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ पर पर्यावरण नीतियाँ काफ़ी कठोर और सख्त हैं, जो कि होनी चाहिए। तो आपको लगता है ना कि हमारे इंडिया में भी इस तरह की नीतियों का सख्त होना बहुत ज़रूरी है? जैसे कि अभी प्रशासनिक पदों पर अगर नियुक्ति चाहिए आजकल, तो ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ लगाएं, या फिर इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट अभी जारी हुआ है जिसके तहत आपको मिलता है, या फिर शौचालय, आपके घर में शौचालय, जो शौचालय वाली चीज़ को आपने किया, उसी तरीके से पर्यावरण नीति को भी हम कठोर तरीके से सख्त नियम के साथ में, जैसे हम लचीला भी थोड़ा रख सकते हैं, क्योंकि पूंजीवाद और आर्थिक नीति, ये पर्यावरण दोनों को आपस में सामंजस्य थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई तो ऐसा तोड़ बीच का निकल सकता है जहाँ पर ये दोहन भी रुके और हमारा विकास भी होता रहे, साथ में हम अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा सके। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई मॉडल है या कोई ग्रासरूट मॉडल आपके दिमाग में चलता है कि ये चीज़ें जो है सरकार लागू कर सकती है, या इस तरीके से हम कार्य आगे कर सकते हैं? देखिए, सरकार की नीतियाँ नो डाउट कई जगह अच्छी है जी। पिछले 70 साल से जो सरकारें रही, उन्होंने वन के लिए, पहाड़ों के लिए नीतियाँ बनाई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, मैंने एक बात आपसे अर्ज करी, इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति की कमी, जी। अभी जैसे 1 दिन पहले आपने, 2 दिन पहले वसुंधरा जी का, अभी बीजेपी की सरकार है, मैं तो कांग्रेस विपक्ष में हूँ, जी जी। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जनता प्यासी मर रही है और अधिकारी सो रहे हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, लेकिन उस स्टेटमेंट देने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट दे दिया, अखबार में आ गए। तो जब तक मेरी ये नीति रहेगी कि मैं अखबारों में आ जाऊं, आप मेरा इंटरव्यू ले लें और बस अभी उसके बाद मैं भूल जाऊं, और फिर मैं ये देखूं कि इस इंटरव्यू को कितने लोगों ने देखा। जी। आजकल ये जो साइंस है आपका, ये आपका टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी। 5 आदमी के प्रोग्राम को, 10 आदमी के प्रोग्राम को मैं करता हूँ और उसको 10,000 50,000 लोगों तक पहुँचा देता हूँ, और मैं उसके स्टेटमेंट सुनता हूँ। बट क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? नहीं। क्या मैं जानता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये किस क्षेत्र का है? क्या मैं, सरकार ने क्या वन जीवों के लिए या वन के लिए या पहाड़ों के लिए कोई नीति, बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, काफ़ी अच्छी नीतियाँ हैं हमारे पास, उसको फॉलो किसने करा? फॉलो नहीं किया।
तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार इसको लेके थोड़ा सख्त हो सकती है, जैसे खनन को लेकर हो सकती है। जैसे अभी आपने कहा कि ग्राम पर्यटन को अगर बढ़ावा दिया जाए, तो ये जहाँ बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रियाँ खड़ी हो रही है, अगर वही लोग ग्राम पर्यटन के क्षेत्र में उतर जाए तो गाँव को भी रोजगार मिलता है, हमारी भूमि भी बंजर होने से बचेगी, कटाव क्षेत्र बचेगा, जल संसाधन जो बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे, वन के जो हमारे सारे जीव जंतु खत्म हो रहे हैं वो बचेंगे। ये सब सोचना, मतलब मेरे हिसाब से सरकार काफ़ी अच्छा सोचती आई है काफ़ी सालों से, सभी सरकारें, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि अब जाके थोड़ा और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम लोग उस दोहन पे खड़े हैं जहाँ देखिए हमारे सामने महामारी आ रही है। उत्तराखंड की त्रासदी आप ले लीजिए, जैसे अभी आप रिसेंट देखिए कि हैदराबाद में जो भी एक ही रात के अंदर यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा जंगल, उनको क्यों एक रात का भी सब्र नहीं था कि जिस पेड़ को बढ़ने में सर कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं, कुछ को तो 40 से 50 साल भी लग जाते हैं, और हम उसको एक झटके में जाके काट के आते हैं और बाद में सॉरी बोल देने से तो कुछ नहीं होगा। यस, वो से सॉरी इन किल द पर्सन, वो तो चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकारों का सख्त रवैया अब होना चाहिए खनन को लेकर भी, और ये जो होटल क्षेत्र बन रहे हैं उसको लेकर भी। सख्त नहीं, सख्त के आगे भी अगर कोई वर्ड आता हो तो वो होना चाहिए, और उसको लागू करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक आम जन का इसमें सहयोग मिलना चाहिए। सरकारें हमारे देश के अंदर सिर गिनती है, आपकी सोच या आपकी ज़रूरतें वो तो बहुत बात की बात आती है, आप कितने लोग खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं, आपकी डिमांड क्या है। अब आप अब चलिए अपन चलते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में, जो सघन पहाड़ी क्षेत्र है। आप देखेंगे कि स्लोली पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ का जो नीचे का तला होता है, ये पहाड़ है, तो यहाँ तक खेत बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ खाली खनन तक ही नहीं है, ये रिजॉर्ट तक नहीं है, ये एक आम आदमी के अंदर घुस गया कि मुझे अब खेत बनाने हैं, मेरी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई है। तो इसका प्रमुख फंडा कहाँ है? पॉपुलेशन। सेकंड, शिक्षित होना, और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं अगर पहली बात रखूं तो अपने नेचर से प्यार होना, जो लोगों को नहीं है। आप लोग से आप जैसे मेरे कुछ कज़न्स हैं या कुछ मेरे नोन हैं, उनके अंदर ही मैं आपको क्लेश बता सकता हूँ। एक भाई कहेगा कि हमें नदी किनारे जाके बैठना है, और एक कहेगा कि मुझे तो स्विमिंग पूल के पास बैठना है। कारण है कि मैं जस्ट ऑर्डर दूँ और हर चीज़ मेरे को उपलब्ध हो जाए। तो 5 स्टार होटल में तो स्विमिंग पूल है, और आपकी एक्चुअल धरा जो आपका नेचर है वहाँ नदी है। तो ये तो अब आपने पूरा कंक्रीट का जंगल पूरे देश में खड़ा कर दिया। मैं भी झाड़ोल तरफ जाता था पहले, क्या रोड होती थी। ठीक है, लोगों को लगता है कि तुम तो गाड़ी या मोटरसाइकिल से चले गए, एक आम आदमी कैसा आता था, बसें कैसे आती थी। मैं मानता हूँ वो रोड बनी, उसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सीपी जोशी जी जब हमारे वो थे, उन्होंने इसका बनाया, उनका आभार है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद जाके जब उन ठेकेदारों ने उस रोड को बनाया तो इर्द गिर्द जो खायाँ थी, जो पानी जल स्रोत थे, उन सबको बर्बाद कर दिया। तो एक सिक्के के दो पहलू सदैव रहेंगे। अब इसका रास्ता अगर कोई कि हनुमान सिंह तुम एक बैठक में बता दो तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, ये देश हर 20 किलोमीटर के बाद अपनी भाषा चेंज कर देता है जी। हर 50-100 किलोमीटर पे रहन सहन चेंज हो जाता है। हर स्टेट का अपना खान पीन चेंज हो जाता है। खाना पीना तो वैसे हर स्टेट में ही चेंज है, बट चलो अपन स्टेट के वाइज पकड़ लेते हैं। कपड़े पहनने का और सोचने का तरीका चेंज हो जाता है जी। शिवाजी के बारे में अपन बात करते हैं, हम अरावलीज की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी ने पूरा अपना जो सघन अभियान चलाया था, वो क्या था? वो पहाड़ों में रह के चलाया। कितने कोई खाली यहीं पहाड़ थोड़ी हैं क्या, सभी जगह। आप उत्तराखंड जाइए, आप मुझे आश्चर्य होता है, जो एक देवभूमि है जहाँ पे लोग तपस्या करते हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट्स का क्या काम? वहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज़ की क्या काम? वो तपस्या किस काम की? अगर हम आप वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं और अपनी सुविधा, आपको रेस्ट चाहिए, आप वहाँ पे, वो पिकनिक स्पॉट्स हो गए। दिल्ली से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, तो आदमी वहाँ पहुँचता है, उन हरी भरी वो वादियाँ, एक
जब उन वादियों में आप पधारोगे तो आप मैं बहुत सी जगह जाने का मुझे सौभाग्य मिला। दोनों तरफ आपको प्लास्टिक, एक ये सबसे बड़ा जो आपकी दोहन हो रहा है पहाड़ों का, वो तो है, मगर उसके साथ आप शायद इस देश का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा। प्लास्टिक ज़मीन पे, जिसमें ये आपके वीमल के, ये गुटखे के थैलियाँ, या आपके जो खाने पीने की आइटम्स आती है इनकी थैलियाँ, तो ये क्या हो रहा है? हम किस ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? तो इस पे तो सोचना पड़ेगा। आप किस किस चीज़ पे बैन लगाएंगे? जी। सरकार क्या क्या पॉलिसी लाएगी? लेकिन सर यहाँ पर मेरा एक सवाल ये है कि ये समस्याएं सिर्फ हमारे सामने तो नहीं है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो उनके सामने भी थी कि भाई पहाड़ों पे चढ़ना है, ये वो, जो अभी जैसे आपने बताया कि लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ किया, पर हज़ारों सालों से तो हमारे पूर्वज उन्हीं चीज़ों को संभालते हुए आए हैं और प्रकृति के साथ मिलकर तालमेल बैठाते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। तो ये हमारी जनरेशन को ही क्यों इतना स्पेशल आरामदायक वो चाहिए कि वो इतने दोहन पे उतारू हो गए? इसमें आपको क्या लगता है कि क्या सोच इंसान की रही? मैंने आपसे एक बात बताई कि हर 10 साल में वर्ल्ड चेंज हो जाता है या हो रहा है। जी। पिछले 100 साल में ही दुनिया में हर चीज़ें आई हैं। जी। आप 100 साल पहले उठा के देखेंगे ना तो ट्रेनें थी, जी। ना हवाई जहाज थे। क्या हमारे देश में हवाई जहाज का इतना ट्रैफिक हो जाएगा किसी ने सोचा था क्या? मैं छोटा था जब उदयपुर इक्का दिक्का एक ही दिल्ली से प्लेन आता था, जो जोधपुर भी वही जाता था, उदयपुर भी वही आता था, और जैसे अभी अपन अलग अलग वो स्टेशन करता हुआ बॉम्बे पहुंचता था। जी। और आज आपको हर 1 घंटे बाद दिल्ली और बॉम्बे का हवाई जहाज मिलता है। तो क्या है? पूर्वजों के पास जिस दुनिया में जो व्यवस्था थी उसमें वो लोग रहे थे। आज साइंस ने इतनी बढ़ोतरी करी, हर व्यक्ति को आराम चाहिए। पहले हमारे देश की जो जीवित रहने की जनसंख्या थी, जो एवरेज एज जो थी वो 29 to 30 थी। मतलब इतने आते आते आदमी एवरेज एज ही होती थी, और आज एवरेज एज 69 है, 70 है। तो इसी में आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि जब हमारी एवरेज एज ये, हमारे को सुविधाएं ये चाहिए। आज का बच्चा आप उसको अपनी कोई परंपरागत डिश दीजिए वो नहीं खाएगा। एक छोटा सा बच्चा है जो 5 महीने का या 1 साल का या 8 महीने का, उसको आपको इंस्टाग्राम खोल के देना पड़ता है, यूट्यूब खोल के देना पड़ता है, तब वो खाना खाता है। जी। तो हम किस और जा रहे हैं? जब हम हमारे, आप बताइए, हम जात पात में लगे हुए हैं, आप ये पर्यावरण और इसकी बात कौन कर रहा है? हम सिर्फ राजनीति और उसमें पड़े हुए हैं। आप एक व्यक्ति से, हिंदुस्तान के व्यक्ति से मिलेंगे तो वो 3 चीज़ की बात करता है। या तो राजनीति की बात करता हुआ मिलेगा, या वो IPL की बात करता हुआ मिलेगा, या फिर वो फिल्मों की बात करता हुआ। और जैसे ही आपने कोई इंटेलेक्चुअल बात चालू करी, या देश के बारे में बात चालू करी, या सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात, कुरीतियों पर बात चालू करी, वो उठ के चला जाएगा और आपको गाली दे के जाएगा और कहेगा ये आए ज्ञानी, ये देश बदलेंगे। चल आगे चल, मूर्खों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। तो जब तक मुख्य मुद्दा है आपको अपनी हर चीज़ से लगाव होना, मेहनत कश होना, जो आम आदमी नहीं है। हमने मेहनत कश का मतलब ये हो गया लेबर, जो लेबर काम करने आएगा बस वही मेहनत कश है। हम तो मेहनत, आप बताइए, आदमियों ने पानी पिलाने के लिए तो आदमी रखे हुए हैं, लेकिन उस पानी को बचाने का तो कोई प्रयास ही नहीं है। अब अभी आपने एक और बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा था मिनरल्स का पानी के अंदर। हमने मिनरल वाटर, जो बॉटल में पानी आता है उसको हम मिनरल, उसमें मिनरल्स होते ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। जो कुएं के अंदर पानी है, नदियों में है, जो नदियों में है, वो जब आप पानी पिएंगे तो उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। मिनरल्स तो उसमें है। अब ये तो मिनरल साफ करके दिया जाता है। तो आप मैं आपसे बता रहा हूँ, इस लड़ाई को लड़िए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस देश का है, हम उसको उठा के आप चल रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात से 0.1% भी अगर इस बात को लेके और अलग जगाएंगे
तो हम कहाँ न कहाँ पहुँचने की जी। स्थिति में होंगे। जैसा कि भी आपने सुना, हनुमान सिंह जी बोहड़ा ने अपने विचार रखे और ये सच है कि पर्यावरण को बचाने का प्रयास कोई एक नहीं बल्कि सभी को करना होगा। अभी चाहे अरावली पर्वत श्रृंखला की बात हो, मेवाड़ की धरा से, या विंध्याचल पर्वत हो या हो हिमालय पर्वत, यहाँ पर हम सभी को जुड़ना ही होगा। समझना होगा कि आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन इस दर पे नहीं कि हम पर्यावरण का नाश कर दें। ये सच है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर जमीन, इतनी सुंदर चीजें हमें देकर गए हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं? हम ढेर सारा पैसा तो कमाएंगे, लेकिन उस पैसे का उपयोग क्या करेंगे? जब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो क्या हॉलीवुड में, बॉलीवुड में जो एक मूवीज़ बनती है, मैंने अक्सर देखा है कि हॉलीवुड की मूवीज़ हमारे भविष्य को दिखाती है। आप चाहे कोरोना उठा के देखिए या कोई और भी चीज़, कुछ मूवीज़ ऐसी भी हैं जिसके अंदर आने वाले भविष्य में हम ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ पर डाल के घूमेंगे, हमें पानी की बूंद नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये क्या था और वो क्या था। जैसे आज की तारीख में गौरैया घूम गई है, आज स्पैरो नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे बच्चों के लिए कभी नहीं देखने को मिलेगी। हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, ये सोचना हमारे लिए सच में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लोगों को लगता होगा कि ये विषय इतना चिंता का नहीं है, प्रकृति इतनी बड़ी है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, लेकिन करेगी ज़रूर। जब वो अपने आप को बचाने पे उतरेगी तो आपकी ये बनाई हुई 4 लाइन या आपके बड़े बड़े 5 स्टार होटल या आपके बड़े बड़े रिजॉर्ट, वो सिर्फ 1 सेकंड में धराशायी करने की ताकत रखती है। तो प्रकृति अपने पे उतरे उससे पहले संभल जाइए और न्यूज़ एफर 24 की इस मुहिम में जुड़िए और आगे बढ़िए और हाथ बढ़ाइए। एक छोटा सा प्रयास कब जन आंदोलन बन जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो मैं हूँ न्यूज़ एफर 24 से रजनी कौर, आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और आपका प्रयास रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी ये बात सभी जनमानस तक पहुँचे और वो उस पर विचार करें। मैं इसके साथ एक लास्ट अपनी एक उदाहरण आपको दे के और अपनी बात समाप्त करूँगा कि लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हो, ठीक बात है, अच्छी बात है। मैं पहले माइनिंग का काम करता था, लेकिन जिस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ मैंने वो माइन से बंद कर दी, ना मैंने उनको सेल आउट करी है, वो पड़ी हैं। दूसरा, मुझे मेरे मित्रों ने, मेरा बच्चा इंग्लैंड से अपनी स्टडीज़ कर रहा है, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप इनको BBA करा रहे हैं, बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह, तो आप इनको माइनिंग के बिज़नेस में डालिए। तो मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि अगर ये बिज़नेस करेगा तो मेरा पेरेंटल है वो कर लेगा, मेरे पास खेती है वो कर लेगा, और नहीं तो ये जॉब करेगा, बट अब ये माइनिंग का काम बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि मैं माइंस चलाऊँ नहीं चलाऊँ इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। बट अगर मैं एक छोटे से टुकड़े को बचा दूंगा देश में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। तो जब ये भावना हमारे में आ जाएगी, एक व्यक्ति हैं जिनके पास 1 माइंस है तो वो 10 माइंस से लेने के चक्कर में रहते हैं, उनको उधर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इस भावना के साथ खाली अगर हर आम आदमी समझ ले कि दूसरे देश भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, दूसरे काम करके भी कर सकते हैं, और चलिए माइनिंग करें, खूब करें, लेकिन उसके जो लॉज हैं जो भारत सरकार ने या माइनिंग डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं उनको फॉलो करें। अभी आपने एक पेड़ लगाने की भी बात कही थी, राजस्थान सरकार या भारत सरकार हर साल बहुत से पेड़ लगवाती है, मगर उसके बाद उनकी काउंटिंग कितनी होती है? उसमें से अगर आपने 1 लाख पेड़ लगाए तो 5 पेड़ चलते हैं। कितने? मैं आपको रेशो बता रहा हूँ जी जी। वो 5 पेड़ चलते हैं, बाकी पेड़ गायब हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यक है। लगाने से आपने लगवाए उसके लिए तो हेड्स ऑफ टू सलाम है, बट अब ये मैं कह दूँ सिर्फ सरकार की जवाबदारी है, नहीं, हमारी जवाबदारी है कि हम उनको बड़ा कर दें जी। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद।